नमस्कार साथी, मैं अनुज यशवी कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारा टॉपिक है, आज हम चार साइंस विषय का टॉपिक में चर्चा की थी अपन क्लास में। और जो हमारा टॉपिक है आज, सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण। और दूसरा टॉपिक हमारा है जिसमें हम बात करेंगे रंगों के बारे में। रंगों के बारे में बात करेंगे, रंगों के प्रकार, रंगों को कैसे प्रकार से पहचाने, कौन से प्राथमिक रंग, इसमें कई प्रकार से टॉपिक्स हमारे पास बनेंगे जिनके डिटेल चर्चा करेंगे। थोड़ा सा एक मुख्य भूमिका देखते हैं क्या है। मुख्य भूमिका हमारे पास आएगा प्राथमिक कलर, ये हमारे पास आएगा ना द्वितीयक कलर, तीसरा हमारे पास आएगा पूरक कलर। पूरक कलर या रंग वो तो बात एक ही है इसमें। अब इन पे हमारी भूमिका रहेगी। और दर्पण की भूमिका बात करें, दर्पण में कई प्रकार के दर्पण होते हैं। जैसे मुख्यतः हमारे पास दो होते हैं, एक होता है सरल या साधारण, ठीक, इसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं समतल। दूसरा होता है कोणीय दर्पण। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। ये हो गया तुम्हारे पास उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। हम लोग कंपटीशन क्लासेस पढ़ रहे हैं, हम लोग तैयारी एग्जाम की कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे मुख्य भूमिका होनी चाहिए पढ़ने की। जैसे दो प्रकार से पढ़ाई होती है। पहला हमारे पास होता है एक रटन विद्या और दूसरा होता है समझदारी। कम समय में ज्यादा करने के लिए हमें इस टॉपिक के ऊपर काम करना पड़ेगा, ना कि इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम। इस टॉपिक के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा 40% और इस पर हमें काम करना पड़ेगा 60%। तो हम इसी भूमिका के ऊपर चलते हैं। ये हमारे विषय हैं, किस प्रकार से हमें तैयार करने हैं, किस प्रकार से हमें एग्जाम में करने हैं, इस विषय में पूरी जानकारी हमें यहाँ पर डिटेल बाई डिटेल देंगे। अब डिटेल्स चलेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास था दर्पण। क्या है? ऐसी कोई वस्तु जिसमें किसी चीज को देखा जा सके। अगर हम मुख्य भाषा की बात करें, अपनी बोलचाल की भाषा में, इसको हम कहते हैं आम भाषा में शीशा या मिरर, एक बोल सकते हैं। इसके अलावा कुछ नाम है नहीं, हिंदी हो या इंग्लिश हो। अब अगर ये दर्पण है तो दर्पण के प्रकार भी है। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण, और समझने की भाषा की बात करते हैं तो ये कहते हैं ऐसा दर्पण जो कैसा हो, एक समान। एक समान यानी कि जिसकी मोटाई हर जगह एक समान। और ये किस आधार पे आएगा? ये मोटाई के आधार। अब ये तो हो गया हमारी साइंटिफिक भाषा, वैज्ञानिक भाषा कि समतल दर्पण क्या है। और हम कह सकते हैं जिसकी मोटाई एक समान हो, या इंग्लिश में कहेंगे प्लेन मिरर या कुछ भी। लेकिन एग्जामिनर इस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न बनाएगा, आप इस बात को देखें जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है। तो एग्जामिनर इससे कई प्रकार के प्रश्न बनाता है। इसमें से मुख्यतः एक प्रश्न हमारे पास आता है कि इसकी इमेज यानी कि इसका प्रतिबिंब। दूसरा इसके आधार पर बनता है, इसे हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब की चाल। और तीसरा इससे प्रश्न बनता है प्रतिबिंब का कोण। इसे हम लोग प्रतिबिंब को ऑब्लिक में इमेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और चौथा इससे बनेगा हमारे पास क्वेश्चन कि अगर हमें अपनी
या अपने अपनी या अपने पूरे शरीर को देखना। देखना हो तो दर्पण की ऊंचाई क्या होगी? दर्पण की ऊंचाई क्या होगी? मुख्यतः ये चार ही प्रश्न हमारे समतल दर्पण से बनते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इमेज की बात करें तो इसकी इमेज बिल्कुल ठीक वैसी ही बनती है, कैसी? जैसे हम होते हैं, यानी कि वस्तु के अनुसार केवल पार्श्व यानी कि शिराएं, केवल सिरा परिवर्तन होता है। इंग्लिश में यहाँ पे सिराओं जगह बोल सकते हैं साइड। साइड का मतलब है कि लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। यानी कि हम अगर किसी समतल दर्पण के सामने खड़े, जैसे सब लोगों ने देखा होगा अक्सर तक कि हम लोग शीशे में अपना मुख देखते हैं। शीशे में मुख देखने का मतलब ये होता है कि कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण, जिसमें भी हम अपनी इमेज, अपना मुख सजने संवरने के लिए जैसे भी करते हैं, उनमें सारी चीजों में समतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण में हम जैसे होते हैं हमें वैसे ही दिखाई देते हैं, परंतु परिवर्तन कहाँ पे होता है? सिराओं। अगर हम दाएं हाथ से लिख रहे हैं, अगर हम दाएं हाथ से लिख रहे हैं और अगर उससे हम शीशे में देखें, कैसे? समतल दर्पण में, तो वो हमारा दाहिना हाथ कन्वर्ट हो जाता है किसमें? बाएं हाथ। इसका मतलब है ये समझ सकते हैं कि समतल दर्पण की इमेज या प्रतिबिंब वैसे ही बनेगा जैसे कि हम होते हैं, बस परिवर्तन किसका होता है? शिराओं का, जिसमें दायां परिवर्तन हो जाता है बाएं में और बायां परिवर्तन हो जाता है साएं में। ये आपका रहा पहला प्रश्न कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि समतल दर्पण की इमेज कैसी बनेगी, कि वस्तु के वस्तु के समान यानी कि वस्तु के आकार के आधार पे ही बनेगी, पर परिवर्तन कहाँ पे होगा? उसकी शिराओं पे। अब आपके पास पहला प्रश्न खत्म हो गया। अब आपके पास आता है दूसरा प्रश्न कि प्रतिबिंब की चाल क्या होती है? किसके आधार पे? समतल दर्पण के आधार पे। तो हम यहाँ से बात करते हैं, यहाँ पे आपको एक चीज केवल याद रखनी है कि हम, माना कि हम, मैं ही हूँ या आप हैं, कोई भी है, और अगर हम शीशे के सामने या दर्पण के सामने 2 किलोमीटर की चाल से 2 किलोमीटर की चाल से शीशे की तरफ यानी कि दर्पण की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ? दर्पण की तरफ जा रहे हैं। दर्पण की तरफ जा रहे हैं, तो इसी प्रकार से दर्पण के अंदर जो हमारी इमेज बन रही होगी, हमारी प्रतिबिंब, हमारी परछाई बन रही होगी, वो हमारी तरफ, यानी कि ये अगर मान लो ये हमारा दर्पण है और इससे हम यहाँ पे जा रहे हैं, मान लो ये कोई वस्तु रखी है ये, और ये किस तरफ जा रही है? ये 2 किलोमीटर की चाल से इस तरफ जा रही है। तो दर्पण के अंदर बनने वाली जो परछाई होगी, परछाई या प्रतिबिंब होगा या इमेज होगी, वो हमारी तरफ 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर यहाँ पे चले, यानी कि हम कह सकते हैं कि, अब इसे साफ कर दूं तो हम कि प्रतिबिंब की चाल, यहाँ से निष्कर्ष निकलता है कि प्रतिबिंब की चाल वस्तु की चाल से 2 गुनी होती है। कितनी होती है? 2 गुनी। यानी कि हम किसी भी मिरर के सामने, हम या कोई भी वस्तु अगर 2 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, जितनी भी स्पीड से जाती है, तो दर्पण में हमारी इमेज उससे डबल स्पीड यानी 2 गुनी स्पीड पे हमारी तरफ बढ़ती हमें प्रतीत होती है। तो हमने इसकी बात की, प्रतिबिंब वाली बात हमारे पास हो गई। इमेज कैसी बनती है? वस्तु की समान ही बनती है, बस वस्तु के आकार शिराएं परिवर्तन होती है। वस्तु की प्रतिबिंब की चाल की बात कर रहे हैं। प्रतिबिंब की चाल हमारी क्या निष्कर्ष क्या निकला हमारा कि प्रतिबिंब की चाल व्यक्ति या वस्तु की चाल से 2 गुनी होती है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं व्यक्ति प्रतिबिंब का कोण। तो प्रतिबिंब का कोण भी उसी आधार पर होता है कि अगर
अगर मान लिया कि हमने मिरर पे कोई इमेज रखी, मिरर हमारा है और हमने यहाँ पे जो भी वस्तु रखी है, मान लीजिए ये वस्तु है, और इसका अगर हमने कोण पता लगा, इसका कोण अगर इसको हमने 20 डिग्री घुमा दिया है, प्रतिबिंब की जो कोण बनेगा, जो प्रतिबिंब या इमेज का कोण बनेगा वो 40 डिग्री बनेगा। कितना? यानी कि हमने अगर यहाँ पे 20 डिग्री घुमाया है तो हमारा जो प्रतिबिंब की जो इमेज है उसका कितना घूम जाएगी? 40 डिग्री। हमारे पास डिस्कस किया निकला, वो भी वही निकला क्या कि प्रतिबिंब का कोण या घुमाव वस्तु से कितना होगा? 2 गुना। देखो रिलेशन चल रहा है, फिर देखें आप सारी बातों को समझे, रिलेशन ही चल रहा है कि जिस प्रकार से प्रति व्यक्ति की या प्रतिबिंब की चाल व्यक्ति की चाल से या वस्तु की चाल से 2 गुनी होगी, उसी प्रकार से प्रतिबिंब का बनने वाला कोण भी वस्तु या व्यक्ति के कोण से 2 गुना होगा। अब देखिए आप, बहुत अच्छी बात आपके सामने आएगी कि व्यक्ति की चाल और कोण में तो 2 गुना बन रहा है रिलेशन, लेकिन जब हम बात करेंगे कि किसी भी वस्तु को पूर्ण रूप से देखने के लिए दर्पण का साइज या दर्पण की ऊंचाई वस्तु के समान क्या होना चाहिए, तो वहां भी रेशियो 2 गुने का है, परंतु 2 गुने का जस्ट अपोजिट जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, वस्तु से प्रतिबिंब 2 गुनी है, चाहे वो चाल में हो चाहे वो कोण में हो, परंतु जब आप पहुंचेंगे दर्पण की ऊंचाई की बात, तो यहाँ पे व्यक्ति की ऊंचाई 2 गुनी हो जाएगी, तो दर्पण की ऊंचाई आधी हो जाएगी। तो यहाँ का ये है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, उसका आंसर होगा कि किसी भी वस्तु को पूरा देखने के लिए हमें वस्तु के आधा यानी कि आधी या आधा लंबाई का दर्पण चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु को अगर हमें पूर्ण रूप से पूरा देखना है तो हमें कम से कम कितना? आधे दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी। आधे दर्पण माने अगर व्यक्ति की हाइट, मान लिया कि व्यक्ति की लंबाई 6 फुट है, कितना है? 6 फुट है, तो हमें उस व्यक्ति को 6 फुट का देखने के लिए 3 फुट का दर्पण, 3 फुट के दर्पण की आवश्यकता होगी। अब हमारे पास समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो समतल दर्पण से हमारे बनने वाले क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। 1 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया, 1 क्वेश्चन और बनता है जिसका इनफैक्ट जिक्र करेंगे। ये हो गया हमारे पास, प्रतिबिंब बन गया, चाल का बन गया, कोण का बन गया, वस्तु की इमेज का बन गया। यही पे एक क्वेश्चन बनता है लास्ट, वो क्या बनता है वो देखें आप। थोड़ा सा यहाँ पे एक ही प्रश्न है, थोड़ा सा ज्यादा निकल नहीं जाऊंगा मैं। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन बदल दे, ये कह दे कि यहाँ पे एक प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब माने ये वस्तु है और इसके दोनों तरफ समतल दर्पण है। कैसे दर्पण है? समतल, दोनों तरफ समतल दर्पण है, और हम इन दोनों दर्पण को किस कोण पे घुमाएं जिससे इस वस्तु की जो इमेज या प्रतिबिंब बने तो कैसे बने? अनंत। अनंत मान इनफाइनाइट, यानी कि लगातार बनते चले जाएं, खत्म ना हो। इस ऐसी स्थिति जब प्रतिबिंब लगातार बनते जाते हैं उसे कहते हैं अनंत या इनफाइनाइट। तो अगर इस वस्तु के अनंत इमेज बनाने हैं इन दोनों समतल दर्पण के आधार पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन दर्पण को, इसको दर्पण को 45 यानी कि 45 डिग्री पर घुमा देना चाहिए या घुमा दिया जाए। अगर वस्तु दोनों दर्पण समतल दर्पण के मध्य में रखी हुई है और उसके अनंत, अगर हमें अनंत इमेज या प्रतिबिंब बनाने हैं तो ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए, ऐसी चीज बनाने के लिए हमें कम से कम दर्पण को कितने डिग्री पे? 45। अगर हम दोनों दर्पण को यहाँ से 45 डिग्री का कोण बना देंगे तो हमारे पास जो भी व्यक्ति या वस्तु
होगी उसके हमारे पास अनंत इमेज या प्रतिबिंब बन जाएंगे। आज यहाँ के साथ हमारा पास जो बनता है टॉपिक समतल दर्पण हमारे पास खत्म होता है। और हमने स्टार्टिंग में ही शुरुआत में ही आपसे बात की थी कि आज की क्लास में हम दो चीज़ों का जिक्र करेंगे, जो पहला था समतल दर्पण और दूसरा था रंग। अब हमारा ये एक भाग खत्म हुआ है और अब हम चलते हैं कहाँ पे, रंगों के प्रकार के ऊपर। चलो, जैसा कि हमने कहा था दो टॉपिक हमारे पास थे आज के मुद्दे में। पहला था हमारे पास दर्पण और दूसरा हमारे पास था रंग। दर्पण वाला हमने आपको करा दिया। समतल दर्पण में कौन सा भाग कराया हमने अभी आपके पास, समतल दर्पण में समतल दर्पण करा दिया है। और हमारे पास दो टॉपिक बचे हैं, कौन सा, कोणीय दर्पण। ये वाला हम आपको कल कराएंगे। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इतनी आसानी से यहाँ पे आज नहीं हो पाएगा। इसको हम यहाँ पे साफ करते हैं और हम चलते हैं कहाँ पे, रंग के ऊपर। रंगों की बात करें तो वैसे तो रंग के प्रश्न बहुत नया बनते हैं, लेकिन हमारे पास जो मैक्सिमम कॉम्पिटिशन एग्जाम से देखते हैं तो हमारे पास 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला हमारे पास बनता है प्राथमिक कलर, प्राथमिक कलर या रंग। दूसरा हमारे पास बनता है द्वितीय कलर या द्वितीय रंग। तीसरे पास हमारे पास बनता है पूरक। अब अगर आप देखें तो यहाँ से नाम के आधार पे ही आपको पता लग रहा है कि इसमें प्राथमिक कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है। प्राथमिक मतलब होता है वो रंग जो हमें नेचुरली प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि बना नहीं सकते, उसे कहते हैं प्राथमिक। और द्वितीय का मतलब होता है ऐसे रंग जो प्राथमिक कलर की सहायता से बनाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं द्वितीय कलर। और पूरक रंग का मतलब होता है कि ऐसे दो रंग जिनको मिलाने पर हमें सफेद, जिनको बनाने पर हमें सफेद रंग प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे रंग हमारे पास कहलाते हैं कौन से रंग, पूरक रंग। तो अब इनको हमें रखना नहीं है, हमें इनको एक डायग्राम के आधार पे बनाना है। और हमने मान लिया ये हमारे पास एक त्रिभुज बन गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लाल रंग, हरा रंग और नीला रंग। एक तो ये हो गया हमारे पास 3 रंग जो त्रिभुज के कॉर्नर यानी कि कोने पे है। दूसरा पॉइंट बन गया हमारे पास ये जो तीनों त्रिभुज की सिराओं पे। यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ पे पीला, यहाँ पे कहेंगे पीकॉक और यहाँ पे कहेंगे मैजेंडा। अब हमारे पास कितने कलर हो गए, 6। अब हमने इस सिरा को उठा के इस सिरा से मिला दिया और इसको मिला के यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ पे मिला दिया। अब देखें आप, सारी लाइन एक दूसरे को आके इस बिंदु पर आके काट रही है। इस बिंदु जो इस बिंदु पे काट रही है, इस बिंदु को हमने यहाँ से एरो दिया और इसको नाम दिया हमने कौन सा कलर, सफेद। अब देखिए आप याद कैसे करना है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वाला काम नहीं करना है। आपको केवल ये ध्यान देना है कि जो तीनों कोणों के जो कोना है, कोना यानी कि जो कोने वाले भाग हैं, ये हमारे पास कहलाएंगे प्राथमिक रंग। कैसे, प्राथमिक रंग। और अब जब दो कॉर्नर को हमने मिलाने के बाद हमें जब एक लाल और हरे को मिलाया तो हमारे पास प्राप्त कौन सा हुआ है, पीला। ये पीला और हरे और नीले को मिलाया, क्या मिला है, पीकॉक। और नीला और लाल को मिलाया तो हमारे पास मिला मैजेंडा। यानी कि अगर दो प्राकृतिक रंगों या प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो जो हमें रंग प्राप्त होता है उसे कहते हैं द्वितीय रंग। तो हमारे पास द्वितीय रंग हो गए पीला, पीकॉक और मैजेंडा, ये भी प्राप्त हो गए। अब हमारे पास ये भी हो गया और ये भी हो गया, बचा क्या हमारा, पूरक। तो पूरक का मतलब ही होता है, थोड़ा सा आप ध्यान दें, पूरक का मतलब होता है पूरा करने वाला। तो जब पूरी का मतलब पूरा करने वाला होता है, पूरा मतलब अब कलर की बात करें तो कलर में पूरा क्या, कलर का पूरे का मतलब होता है सफेद। यानी कि हम दो ऐसे कलर को मिलाए हैं जिनसे हमें सफेद प्राप्त हो जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, पूरक कलर। और यहाँ पे आप देख इस एरो को देखें कि इस कॉर्नर से हमें जब यहाँ से लाइन खींची है तो हमारे पास कहाँ तक ही मैजेंडा तक। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि मैजेंडा और हरे को मिलाने के बाद हमारे पास सफेद प्राप्त होता है, नीला और पीले को मिलाने के बाद हमारे पास सफेद प्राप्त होता है, और पीकॉक और लाल मिलाने के बाद हमारे पास सफेद प्राप्त होता है। इसका मतलब अर्थ यह है कि हरा मैजेंडा का पूरक है, पीला
नीले का पूरक है या नीला पीले के पूरक है, पीकॉक लाल का पूरक है या लाल पीकॉक, यानी ये कलर एक दूसरे के पूरक है, ये कलर एक दूसरे के पूरक है, ये कलर एक दूसरे को पूरक है। तो आपके पास ये 3 क्वेश्चन, और 3 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 और 6 3 कितने हो गए 9 क्वेश्चन आपको यहाँ पे रटने नहीं है, सिर्फ आपको केवल इस त्रिभुज को समझना है और इसी को याद करना है कि प्राथमिक रंग हमेशा तीनों कोने पे जाएंगे, क्योंकि ये कॉर्नर ही है जो त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुज की सिराओं यहीं पे निर्भर करती हैं जहाँ पे ज्वाइंट होती है, इसलिए इसको प्राथमिकता दें। द्वितीय प्राथमिकता किस पे दें? मध्य भाग पे। और तृतीय प्राथमिकता कहाँ पे दें? जहाँ पे ये दूसरी लाइनें दूसरे को काट रही है। प्राथमिक वाली प्रथम स्थिति क्या बन गई? प्राथमिक कलर। मध्य भाग किसमें बन गया? द्वितीय कलर। और जहाँ पे सारे पॉइंट मिल जाएंगे उसे कहेंगे पूरक, यानी कि सफेद। अब इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं या हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं ताकि आपको अत्यधिक शीघ्र सफलता प्राप्त हो सके, कम समय में कैसे ज़्यादा किया जाए, इसके लिए आप हमारे नंबर की संपर्क करें 8874053234 एवं एक नंबर और है हमारा, एक जो नंबर है हमारा दूसरा, इसको लिखे 6393720776। इन दोनों नंबर पे हमारे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और अगर हमारा चैनल आपको सही लगा और अगर हमारे पढ़ाने का तरीका लोगों से अलग है या तरीका आपको समझ में आ रहा है, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि कम समय में ज़्यादा कैसे कर सकें। और मेरा जो हमारे पढ़ाने का तरीका है वो रटने से ज़्यादा समझने पे बल देता है। रटने वाली चीज़ें आप एग्जाम समय में भूल सकते हैं अगर आप रिवीजन नहीं किया, लेकिन समझी हुई चीज़ को आप कभी भी नहीं भूल सकते। अगर आपने मंथली में एक बार रिवीजन किया है तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में सेव रहेंगी। यार इन 9 क्वेश्चन को आप 15 मिनट में तैयार नहीं कर सकते, लेकिन समझने के अनुसार आप इन 9 क्वेश्चन को 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए इसी के साथ चैनल से हम विदाई लेंगे और आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। और जाते समय अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे क्लास कल करेंगे। धन्यवाद।